आपने एमटीआर का नाम सुना होगा। वो बैटर, मेरे घर पे तो बैटर एमटीआर का आता है, तो उससे ज़्यादा कनेक्ट है मेरा। एमटीआर के साथ साथ रसोई मैजिक, वो मसाले, मतलब वो ग्रेवीज मसाले जो आते हैं, या वो ईस्टर्न, वो भी मसालों का। तो ये सब वो ब्रांड्स हैं जिसके चलते शायद ओखला इंडिया से कनेक्ट ना बन रहा हो, इन ब्रांड से जरूर कनेक्ट बन जाएगा आपका। समझ में आने लगा किस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। शर्मा सर, 1924 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। 2007 में मैं देख रहा था आरएचपी में मेंशन था, नए प्रमोटर्स ने एक्वायर करा। एक्वायर करा इसीलिए एमटीआर का नाम बदल के ओखला इंडिया कर दिया गया। आशीष जी, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि मेरे को आपके प्रोग्राम पे बुलाया गया। ये ओरकला ने इंडिया में एंट्री 2007 में की थी और एमटीआर फूड्स को खरीद के की थी। 2007 से 2023 तक आई थिंक हमारा नाम एमटीआर फूड्स ही रहा है और ओरकला का नाम हम आगे नहीं लाए थे। अब जब उसके बाद हमने 2021 में ईस्टर्न प्रोडक्ट्स की एक्विजिशन की थी, उसके बाद ये कंपनी को हमने ओवरऑल मर्ज किया था। उस समय हमने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया टू ओरकला इंडिया। अब इसका नजरिया ये था कि देखिए, जो हमारे ब्रांड्स हैं, पहली बात, दोनों एमटीआर एक 100% वेजिटेरियन ब्रांड है। ईस्टर्न और हमारे जो ब्रांड है वो जो क्विजीन कल्चर होता है, हर 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 प्रदेश का आप जानते हैं कि कल्चर और क्विजीन अलग होती है। हमारा जो ब्रांड है वो एक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कल्चर के हिसाब से और क्विजीन के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। सिमिलरली जब आप ईस्टर्न को देखते हैं, वो केरल प्रदेश से आता है और उसका जो कल्चर है और कुजीन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे दोनों ब्रांड्स में और रसोई मैजिक और लबान सबको मिला के अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं। कुछ चीजों की, जैसे ईस्टर्न ब्रांड में जो कुछ मसाले हैं जिसकी एप्लीकेशन नॉन वेजिटेरियन है बट प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, तो मैं आपके दर्शकों और हमारे इन्वेस्टर को ये अश्योर करना चाहता था कि भैया हम 100% वेजिटेरियन प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट हम यूज नहीं करते हैं। और इस इन दोनों को साथ लाके हमने फिर ओरकला इंडिया बनाई है। और हमारा जो नजरिया रहा है बिजनेस को और बिजनेस मॉडल को बढ़ाने का, वो यही रहा है कि हम इस देश की रीजनल डाइवर्सिटी को समझते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को समझते हैं, और हमने जो अपना बिजनेस मॉडल बनाया है वो मॉडल ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट्स में ज्यादा बेचते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे डिटेल ब्रांड के नीचे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो लोकल क्विजीन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ऑल इंडिया अवेलेबल है। देखिए, आप गुजरात में भी मिलेगा आपको, बॉम्बे में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा। बट आपको ये, आप हर रोज ये प्रोडक्ट नहीं यूज करते, आप ओकेजनल यूज करते। कर्नाटका, केरल, फ्रीज हो गया वो फ्रेम, रिपैच करिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बात सही है, एवरेस्ट एवरेस्ट के चिकन मसाले जरूर होंगे लेकिन नॉनवेज प्रोडक्ट्स नहीं है। पर इससे क्या है, अपने को आप बढ़िया माल दे दो, अच्छे भाव पे कमाई करवा दो तो बढ़िया ही है। पर ठीक है, आपने बता दिया प्योरली वेज। अच्छा, बिजनेस मैंने आशीष हाँ, जी, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, बैंगलोर बेस्ड हेडक्वार्टर्ड ये कंपनी, एक अब आरएचपी कहता है मल्टी कैटेगरी इंडियन फूड कंपनी। संजय सर, ब्रांड से बहुत कुछ समझ में आ गया, पर बिजनेस समझाएं। वो कहता है स्पाइसेस और कन्वीनियंस फूड। तो स्पाइसेस तो मसाले हो गए, ये कन्वीनियंस फूड मतलब वो क्या 3 मिनट में 5 मिनट में ब्रेकफास्ट, ये वो कन्वीनियंस फूड होता है क्या? हाँ, ये तो देखिए, हमारी जो रेंज है 33%, हमारी जो रेंज है 66% हमारा स्पाइसेस से बिजनेस आता है, 33% हमारा बिजनेस कन्वीनियंस फूड से आता है। कन्वीनियंस फूड में
हम 3 की कैटेगरीज पे फोकस करते हैं। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है कन्वीनियंस फूड में, जैसे कि एमटीआर का नाम रेडी टू ईट के हिसाब से काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि हमने ये कैटेगरीज को पायनियर किया। बट जब आप हमारा कन्वीनियंस फूड का पोर्टफोलियो देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा जो स्पेस है वो है मिठाई और रेडी मिक्स गुलाब जामुन का। हम करीब 200 करोड़ के गुलाब जामुन बेचते हैं, नंबर 1 ब्रांड है इंडिया में गुलाब जामुन के लिए। बट ज्यादा से ज्यादा सेल हमारी साउथ इंडिया से ही आती है। और हम 3 प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं कन्वीनियंस फूड में। एक तो हम डेजर्ट्स या मिठाई का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एक हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ब्रेकफास्ट का, और तीसरा हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं मील्स का। डेजर्ट्स के बारे में तो बता दिया, हम हमारे पास गुलाब जामुन है। अब हमने मिठाइयाँ लॉन्च की है, जैसे कि मैसूर पाक, बेसन उंदे, हलकोवा, कोकोनट बर्फी, धारवाड़ का पेड़ा। जो पूरा हम मिठाई ला रहे हैं वो साउथ के कल्चर और साउथ की cuisine की मिठाइयाँ ला रहे हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, जो आपने जिससे आपको आपकी एसोसिएशन है, वो है डोसा बैटर की। अभी तक हमारे पास मिक्सेस थे, पाउडर के प्रोडक्ट थे। अब हम फ्रेश डोसा बैटर लॉन्च किए। इडली का बैटर अलग है, डोसा का बैटर अलग है, और उसको लेके मार्केट में आए हैं। और तीसरा प्लेटफॉर्म जो हम बना रहे हैं वो मील्स का प्लेटफॉर्म है। देखिए, रेडी टू ईट की मार्केट, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट रहता है, उसकी मार्केट काफी छोटी है। बट जो मार्केट हम सोचते हैं बनेगी, वो बनेगी रसोई मैजिक जैसे प्रोडक्ट की, जो कि एक रेडी मिक्स है, रेडी टू कुक के हिसाब से बनता है। और हमको लगता है कि वो मार्केट अब बढ़ने वाली है। और रसोई मैजिक एक एस्टैब्लिश ब्रांड है महाराष्ट्र और गुजरात में, और इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। और एमटीआर और ईस्टर्न के बीच में भी और हम प्रोडक्ट्स डालेंगे ये रेडी टू कुक कैटेगरी में। संजय सर, लंच कर लिया आपने क्या? संजय सर, हाँ लंच जी। कर लिया क्या आपने? नहीं सर, पेट में आवाजें चल रही हैं आपसे हाँ, बात। आप नाम भी ऐसे ऐसे ले रहे हो, मेरे साथ भी परेशानी हो रही है। अच्छा, ये बताओ आप, ये ओरकला ए से है क्या ये? क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक पीई, ये क्या पीई इन्वेस्टमेंट फर्म जैसा कोई है जिसने एमटीआर के ओरिजिनल प्रमोटर से 2007 में धंधा खरीद लिया। अब जब शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री आईपीओ देख रहा हूं तो 90% ओरकला के पास है। कोई नावस मिरान, फिरोज मिरान 5-5% ओन करते हैं। ये मिरान परिवार से लिया था 90%, उनके पास 10% रहेगा, ऐसा है क्या? और ओरकला नहीं है क्या सर, ये? पहले मैं ओरकला के बारे में आपको बताता हूँ। ओरकला हाँ, एक 370 साल पुरानी कंपनी है। हमारा हाँ। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1654 में, नॉर्वे में। ओस्लो नॉर्वे की कंपनी है। ओस्लो की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। हमारा करीब $11 बिलियन का वैल्यूएशन है वहां पर। ये एक कॉपर माइनिंग कंपनी से स्टार्ट हुई थी। अपने आप को, जब आपको 370 साल जीना होता है तो अपने आप को कई बार ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो हमने अपने आप को कई बार ट्रांसफॉर्म किया है कि हम ब्रांडेड कंग्लोमरेट भी बने। बट हमारा जो इवेंचुअल शेप निकला था वो एक ब्रांडेड कंज्यूमर गुड कंपनी का निकला था। हमने छोटी छोटी फैमिली ग्रुप कंपनियों को खरीदा, ब्रांड्स को खरीदा, और करीब करीब तकरीबन हमारे पास 100 ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट ब्रांड्स है, फूड के ब्रांड्स है, जो लोकल ब्रांड्स है, नॉर्वे, फिनलैंड, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में, स्कैंडिनेविया और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में। अब ये मॉडल हमको समझ आया, क्योंकि आप यूरोप में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग देशों का खाना और स्वाद है जो बिल्कुल अलग होता है। उसी मॉडल को लेके हम इंडिया में भी आए थे जब हमने इसीलिए, एमटीआर अच्छा को खरीदा। संजय सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। अब ये हाँ, एमटीआर, ईस्टर्न, रसोई मैजिक तो समझ में आया, ये हाँ जी। लबान जो है ये सुना नहीं था। जब थोड़ा सा डिग डीपर कहते हैं ना करा मैंने, तो वो जेलीज और च्यूज वगैरह कह लीजिए। लबान शायद ओरकला के पोर्टफोलियो की ही ऑफरिंग है जो आप इंडिया में इंट्रोड्यूस करके लाए हो। मैं हाँ इसीलिए जी। जानना चाहता हूं, ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसी कुछ और ब्रांड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस ओरकला के पोर्टफोलियो के आगे होते हुए नजर आ रहे होंगे क्या? देखिए, जब हम एमटीआर चला रहे थे तो हमको लगा कि हम ट्राई करते, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था लबान का। हम इसको इंडिया में लाने की कोशिश किए थे, और हमने बड़े डिलीजेंस के साथ इसके ऊपर काम किया। हमने पूरे प्रोडक्ट को इंडियनाइज किया, वेजिटेरियन प्रोडक्ट बनाया, जो फ्लेवर बनाए वो इंडियन के लिए थे। बट ये प्रोडक्ट इतना अच्छी तरह से मामला अटक हुआ, गया है। हाँ। और इसकी वजह से अब हमको और श्योरिटी होगी हमारे बिजनेस मॉडल की, कि इंडिया के कंज्यूमर्स का टेस्ट क्या है, इंडिया में अगर फूड प्रोडक्ट लाने हैं तो किस तरह के प्रोडक्ट लाने चाहिए, और क्या सक्सेस क्राइटेरिया है। इससे हमको ये समझ आया कि अगर आपको इंडिया में सक्सीड होना है
तो इंडिया के कल्चर, लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और इससे हमको और हमारे बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन आई है कि हम जो अब करेंगे आगे, वो हमारी कोई इरादे नहीं है कि ऑर्कला और नॉर्वे से हम ब्रांड इंडिया में लाए। अब हमारे पूरे इरादे हैं कि इंडिया के कल्चर और ये इंडिया के ये ऑर्कला अपना बिजनेस मॉडल चेंज, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि कोई पी इन्वेस्टमेंट फर्म टाइप तो नहीं है कि इवेंचुअली नहीं जब सर, बिजनेस बड़ा हो गया, ग्रो कर दिया, बढ़िया वैल्यूएशन पे बाहर निकल गए। ये उस तरह का मॉडल नहीं तो नहीं है सर, ऑर्कला का। दूसरा, आप समय नहीं। क्योंकि कमी है, इसी के साथ क्विकली फॉलो अप में इंडिया का ये पैकेज फूड मार्केट में देख रहा था पिछले कई सालों से है, बढ़ता चले जा रहा है 10-10.5% की दर से। ये अब ये तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, और इस तरह के मसाले वसाले का मार्केट तो अनऑर्गेनाइज बहुत तगड़ा होता है। कोई आइडिया कितना बड़ा बाजार है, कितना ऑर्गेनाइज के पास दरअसल है? हाँ, तो पहले मैं आपकी वो ऑर्कला के बारे में एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। हमारा कोई, हम पी टाइप कंपनी नहीं है। हम लॉन्ग टर्म कंज्यूमर गुड्स के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको नर्चर और ग्रो करते हैं। तो हमारा, हम कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर नहीं है, हम एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है ब्रांड्स के अंदर। दूसरा बात आपकी, जो आपने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में बात की है, अभी भी स्पाइसेस की जो डोमिनेंट मार्केट है, करीब 60% मार्केट अनऑर्गेनाइज मार्केट है, खाली 40% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। और जैसे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, वैसे ही ये और ऑर्गेनाइज मार्केट बनते रहेगा। जैसे जैसे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी, पैसे आएंगे, दे वो अडल्ट्रेशन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और अच्छे सेहत के लिए अच्छा प्रोडक्ट खरीदने की तरफ जाएंगे। और हमने देखा है पिछले 4 साल में, अगर आप पिछले 4 साल जाएंगे तो 36% अनऑर्गेनाइज मार्केट थी, अब वो सर 40% हो अच्छा, गई है समय की क्योंकि हमारी। कम है शर्मा साहब, एक तो इंटायरली एक ओएफएस, तो हाँ जी। ग्रोथ के लिए ओकला को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या? दूसरा, हाँ, फाइनेंशियल्स में क्या हुआ? FY 25 में तो अच्छी ग्रोथ थी, 24 में, 25 में आके ग्रोथ ठंडी पड़ी। पर एक चीज हाईलाइट हो रही है, वो मार्जिन एक्सपेंशन, वो चाहे FY हाँ। 25 तक हो या इवन इस साल के Q1 का एक्सपेंशन और बढ़ता चले जा रहा है। तो रियलिस्टिक किस नंबर को मैं पेंसिल इन करूं मार्जिन आउटलुक के लिहाज से? क्या नंबर्स कंफर्टेबल हो आप डिफेंड कर लोगे? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं ओएफएस के बारे में बात करता हूँ। हम ओएफएस क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, हमारी कंपनी जो की जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हम कैश जनरेटिंग कंपनी है। 300 से 400 करोड़ रुपए कैश हर साल जनरेट करते हैं। हमारी जो भी ग्रोथ कैपिटल हमको चाहिए या ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए, हम खुद जनरेट कर लेते हैं। तो हमें कोई प्राइमरी पैसा की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने प्राइमरी इशू नहीं किया। हमें कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए फिर एक ही रास्ता रह गया था, जो कि हम सेकेंडरी ओएफएस करें, जहां प्रमोटर्स 16.7% डाइल्यूट कर रहे हैं, और उसको हम उसका रास्ता लेके हमने कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर लिया, और ये आईपीओ उसी के बारे में है। आपका दूसरा प्रश्न था, सॉरी मैं भूल गया। मार्जिन, क्योंकि एक तो ग्रोथ FY हाँ, 25 में हमारी, नदारत थी, मार्जिन एक्सपेंशन था। हाँ, तो जरा पिछले 3 साल के बारे में की परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लॉन्ग टर्म अगर आप हमें देखेंगे 2010 और 2020 के बीच में, जब हमारे पास खाली एमटीआर था, हमने करीब 13% की ग्रोथ दी थी, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ दी थी। फिर आप, कोविड आया, ईस्टर्न की एक्विजिशन हुई, कोविड और ईस्टर्न को एक्विजिशन के इफेक्ट्स हटा के जब आप 2022 से 24 के बीच में देखेंगे, तो हमने फिर 13% से ग्रोथ बढ़ाई है। अब पिछले 3 साल की बात अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी में सेक्टर में स्लो डाउन आया, अर्बन सैलरी ग्रोथ रेट्स कम ग्रो हुई, इन्फ्लेशन काफी बढ़ा। आपने देखा सब्जियों की प्राइस, टोमेटो, अनियन, पोटैटो की प्राइस करीब 50 से 60% बढ़ी। अगर आप आम साधारण कंज्यूमर के वॉलेट को देखेंगे तो उसको करीब 1,000 रुपए महीने की इम्पैक्ट आया, और जो 10,000 या 20,000 या 30,000 रुपए महीने के कमाते हैं, जो हाँ, हमारे मास कंज्यूमर है, क्योंकि स्पाइसेस तो सबके घर में जाती है, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट आया, उसकी वजह से कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ। ओके, एक तो वो इम्पैक्ट आया। दूसरा इम्पैक्ट ये आया कि जबकि अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, स्पाइसेस में एक बहुत जबरदस्त डिफ्लेशन आई, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स की ओके, डिफ्लेशन। तो आपने देखा, जो हम मिर्ची हम 120 से 150 रुपए किलो की खरीदते थे, आज वो हम पहले साल में हम 100 रुपए से 110 रुपए पे आई, और फिर अब 70 से 90 रुपए किलो पे ओहो, हम मिर्ची खरीद रहे हैं। तो जब डिफ्लेशन अच्छा, आती है और अनऑर्गेनाइज मार्केट इतनी बड़ी होती है, तो हमको हाँ, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में जो
प्रीमियम रखते हैं हम उसको मुश्किल होता मेंटेन जाता है। करना हाँ। पड़ता है, इसलिए हमने प्राइस दे दी। पर आप ओके। वॉल्यूम ग्रोथ को देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ हमारी 5% रही है। पहले क्वार्टर में आप देखेंगे हमारी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक 8.5% रही बात। है। तो अच्छा, मैं मैं volume मैं इस सब फाइनेंशियल्स के आउटलुक पे अब मैं जब आईपीओ लिस्ट होना आएगा तब बातचीत करूंगा। संजय सर, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बेस्ट विशेस ऑफरिंग के लिए। कोल इंडिया